चुंबकत्व, है ना। कल हमने क्या किया, चुंबकत्व के अंतर्गत कई विभिन्न बिंदुओं को देखा, जिसके अंतर्गत हमने देखा एकांक ध्रुव किसे कहते हैं, है ना। और उसके बाद हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का हमने उसकी मात्रक, है ना, इनके बारे में भी अध्ययन किया। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, उसका जो मान और उसका मात्रक, ये सारी चीज़ों के बारे में देखा, है ना। उसके साथ साथ चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक क्या होते हैं और उस पर आधारित सवाल के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम क्या करेंगे, चुंबकत्व के अंतर्गत इन विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति होता है, इनको मानक स्थितियां कहते हैं। तो मानक स्थितियां तथा उन पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता। तो मानक स्थितियां तथा उन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमको करना है। तो मानक स्थितियां कितने प्रकार की होती हैं, मानक स्थितियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा स्थिति को कहते हैं हम, कौन सी स्थिति, निरक्षीय स्थिति, है ना, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो ये जो दो मानक स्थितियां होती है, इस पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम पहले अक्षीय स्थिति में करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की गणना। अब सबसे पहले हमको देखना है कि अक्षीय स्थिति क्या होता है, अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, या अक्षीय स्थिति क्या होता है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति चुंबक के वह बिंदु जहां पर हमको तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, वह बिंदु जहां पर हमको तीव्रता की गणना करनी है, वह चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर क्या हो, स्थित हो, है ना। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं कि वह बिंदु जिस पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह इस चुंबकीय अक्ष के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो। तो हमको मान लो इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, यह बिंदु चुंबक के अक्षीय स्थिति या अक्ष को बढ़ाने पर ये बिंदु उस अक्ष में क्या है, स्थित है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चुंबक के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, वह बिंदु जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह चुंबक के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो उसे हम उसकी चुंबक की सापेक्ष उसको अक्षीय स्थिति में कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया उसकी अक्षीय स्थिति। मान लेते हैं ये दंड चुंबक जो है NS है। ठीक है, ये एक NS दंड चुंबक है जिसका प्रभावी जो ध्रुव प्रबलता है वो क्या है, M है। ध्रुव प्रबलता क्या है, M है ना। इनकी प्रभावी लंबाई कैसे लेते हैं, 2L। यदि इसको मध्य बिंदु से हम बांट दें, मध्य बिंदु से बांट दें तो कितना होगा, बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा, L और L। ठीक है, 2L को यदि हम दो भागों में बांट दें तो क्या हो जाएगा, L और L। ठीक है ना। इस बिंदु पर जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं P। तो इस पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि दंड चुंबक क्या है, NS। ठीक, इसकी ध्रुव प्राबल्यता क्या है, ध्रुव प्राबल्यता दोनों ओर ध्रुव प्राबल्यता है M। ठीक है ना, ध्रुव प्राबल्यता M है और प्रभावी लंबाई है आपका 2L, प्रभावी लंबाई 2L। इसको हमने मध्य बिंदु, चुंबक के मध्य बिंदु को इसे दो भागों में बांट दिया, तो यही 2L कितना हो जाएगा, L और L, 2L। ठीक है, मध्य बिंदु से यह बिंदु जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो कितनी दूरी पर है, D दूरी पर है ना। तो
मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी D है, जहां पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां चित्र से स्पष्ट है, ये दो भाग की दूरी L और L है। इस मध्य बिंदु O से D दूरी पर ये बिंदु P स्थित है, जहां पर हमको इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये N और S, ठीक है, दो ध्रुव हैं। इन दोनों ध्रुव क्या करेंगे, इस बिंदु पर अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे। ये ध्रुव यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, है ना, और ये ध्रुव भी क्या करेगा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा। ठीक, तो इनका जो परिणामी तीव्रता होगा उसको हमको क्या करना है, गणना करना है। यहाँ पर इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना, एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। ठीक है, जिस पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके लिए चुंबक का उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक के उत्तरी ध्रुव N से बिंदु P पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना, यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव N से बिंदु P पर, मतलब ये जो है क्या लगाएगा, इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम किससे दिखाएं, इसको दिखाते हैं B1 से। B1 इज इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने देखा था क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, μ0/4π, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m और इसका एकांक है इसलिए 1, है ना, तो m इंटू 1/, बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको क्या नाम लिखेंगे, NP का स्क्वायर, है ना, NP का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा, ये NP का स्क्वायर। अब इसकी दिशा, ठीक है, ये भी उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे भी हमने उत्तरी ध्रुव की कल्पना की है, तो इसमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा, इस दिशा में होगा। ठीक है, किस दिशा में, N से P की ओर। ठीक, तो इसकी दिशा जो हो जाएगा NP की दिशा में। ठीक है, तो हम पहले ध्रुव की बात कर रहे हैं। इस पहले ध्रुव के कारण इस बिंदु पर लगने वाली तीव्रता क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू μ0/4π इंटू m इंटू 1/NP का स्क्वायर। ठीक है, अब B1 इज इक्वल टू μ0/4π इंटू m/NP। NP इस दूरी को हम कैसे ज्ञात करें, ठीक है, हमारे पास इसका मान नहीं है, लेकिन हमको कुछ मान जो प्राप्त है, वो क्या प्राप्त है, NP जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यदि हम OP में से ON को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, NP मिल जाएगा। ठीक है, इस पूरे दूरी में से यदि हम इतने भाग को घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमको NP का मान मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से NP का जो मान पहले निकाल लेते हैं, NP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ से OP माइनस क्या करें, ON। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा NP इक्वल टू OP का मान बताइए, O से P तक की दूरी कितना हो जाएगा, D, है ना, D माइनस ON का मान बताइए क्या है, L। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, L। तो इस तरीके से हम NP का मान निकाल सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, NP के स्थान पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो NP की जगह में क्या हो जाएगा, D माइनस L, और चूंकि यहाँ पे उसकी घात 2 लिखा है इसलिए घात 2, तो ये जो है इस तरीके से ये कहाँ हो जाएगा, NP की दिशा में। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो गया आपका ये पहला समीकरण, ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण क्या हो जाएगा
दूसरा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इस ध्रुव के कारण, एस ध्रुव के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, हमने अभी एन ध्रुव के कारण निकाला है, अब जो है क्या निकालें, एस ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो एस ध्रुव, दूसरा में क्या करते हैं, एस ध्रुव के कारण या दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल जाएगा, इसको हम B2 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, B2 से। B2 इक्वल टू, फिर वही सूत्र लगाएंगे, μ0/4π इंटू इसकी ध्रुव प्रबलता कितना हो जाएगा, m, इसकी ध्रुव प्रबलता 1 क्या हो जाएगा, d, दूरी को बताता है, ये दूरी क्या हो जाएगा, SP। ठीक है, इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, SP का स्क्वायर। ठीक, और ये दक्षिण ध्रुव है और यहाँ हम एकांक उत्तरी ध्रुव, तो ये क्या करेगा, आकर्षण होगा, तो इस तरीके से इसमें दिशा इधर हो जाएगा। ठीक, ये B1 की दिशा इस ओर थी और B2 की दिशा क्या हो जाएगा, इस ओर हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण के कारण। तो इसको कैसे लिखेंगे, P से S की ओर, PS की दिशा में, PS की दिशा में। ठीक है, अब SP का मान ज्ञात कीजिए, SP का मान कैसे निकलेगा, हाँ बताइए, ये पूरी दूरी हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि यहां से ये मान OP में हम ये OS जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, SP निकल जाएगा। OP, ये OP प्लस क्या कर दें, OS। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, SP का मान निकल जाएगा। OP क्या चीज है, O से P की दूरी क्या है, वेरी गुड, क्या है, D प्लस OS क्या है, L। ठीक है, तो इस तरीके से SP का मान निकल जाएगा। ठीक, ये जो समीकरण 3 इसे मान लेते हैं, है ना, तो समीकरण 3 में इस मान को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुट करने से क्या आ जाएगा, B2 इज इक्वल टू, हाँ, μ0/4π इंटू m/SP की जगह हम रखेंगे D प्लस L का क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर घात जो है 2 लग जाएगा। ठीक, PS की दिशा में, PS की दिशा में। ठीक है, तो इस तरीके से B2 का मान ये हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4। अब समीकरण 2 और 4 जो हम देखते हैं वहां से क्या है कि ये N ध्रुव के कारण भी इस पर क्या लग रहा है, तीव्रता लग रहा है, और S ध्रुव के कारण भी इस पर तीव्रता लग रहा है, लेकिन इसकी जो दिशा है वो कैसा हो गया, दिशा जो है N के कारण जो तीव्रता लग रहा है उसकी दिशा इस ओर है। ठीक है, और जो S के कारण लग रहा है उसकी तीव्रता क्या है, इस ओर है। ठीक है, एक ही अक्ष में स्थित है, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हो जाएगा इनका माइनस, है ना। ठीक है, इनका जो है अंतर जो हो जाएगा परिणामी तीव्रता, क्योंकि एक जो है इस ओर है उसकी दिशा और दूसरी की दिशा विपरीत ओर है, इसलिए इनका जो अंतर होगा वही क्या होगा, परिणामी तीव्रता होगा। और चूंकि B1 को आप देखिए, इसके कारण से B1 की तीव्रता लग रहा है, यानी उत्तरी ध्रुव के कारण से जो तीव्रता लग रहा है B1, ये कैसा है, इसके पास है, इसलिए इसका मान कैसा होगा, अधिक होगा, निश्चित रूप से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि B1 व B2 कैसे हैं, बराबर, सॉरी, B1 और B2 विपरीत दिशा में हैं, तथा B1 का मान क्या है, B1 का मान B2 से अधिक है। B1 का मान कैसा है, B2 से अधिक है, इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता B इज इक्वल टू हो जाएगा B1 माइनस B2। ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक चुंबक है ना, इस एक चुंबक के कारण इस बिंदु पर क्या तीव्रता होगा, पहला इसके कारण तीव्रता है ना, और दूसरा इसके कारण तीव्रता। इन दोनों की तीव्रताओं को आपस में घटा देते हैं तो परिणामी तीव्रता हमें ज्ञात हो जाता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, B इज इक्वल टू B1 का मान क्या निकाले हैं, हाँ समीकरण 2 से निकाले हैं, म्यू 0/4 इंटू m अपॉन d माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस B2 का मान क्या निकाले हैं, म्यू 0/4 इंटू m अपॉन d प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब दिशा किधर होगी, दिशा जो होगी चूंकि ये पास है, ठीक है, इसलिए इसका जो दिशा होगा ये ज़्यादा प्रभाव डालेगा, इसलिए दिशा जो होगी इसी की दिशा में, NP की दिशा में, ठीक है। जो अधिक है उसी का प्रभाव होगा, तो NP की दिशा में, ठीक है, इनकी दिशा क्या होगा, NP की दिशा में होगा, ठीक। अब इसकी गणितीय गणना हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू जो वैल्यू रखे हैं म्यू 0/4 है ना, इंटू m अपॉन d माइनस एल का स्क्वायर और माइनस म्यू 0/4 है ना, इंटू m अपॉन d प्लस एल का स्क्वायर NP की दिशा में, ठीक। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ दिख रहा है कुछ, हाँ म्यू 0/4 है ना, और m यहाँ पे भी है म्यू 0/4 m, और यहाँ पे भी म्यू 0/4 इंटू m है। इसको क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। म्यू 0/4 इंटू m को हमने क्या किया, कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/d माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, हाँ यहाँ बचा 1/d प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, NP की दिशा में। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ क्या करें, यहाँ पे हम हाँ क्या कर सकते हैं, इस पर हम लघुत्तम ले सकते हैं, ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो ये दोनों आपस में अलग अलग है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, d माइनस एल d प्लस एल, ये क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा, और लघुत्तम लेने से यहाँ पर d प्लस एल का स्क्वायर का गुणा हो जाएगा और इधर d माइनस एल का स्क्वायर का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लघुत्तम क्या होगा, d माइनस एल का स्क्वायर d प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया लघुत्तम। ये इधर क्या हो जाएगा, d प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस इधर हो जाएगा d माइनस एल का स्क्वायर NP की दिशा में, ठीक। म्यू 0/4 इंटू m, अब इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है, d प्लस एल का होल स्क्वायर। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाँ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इसमें हम क्या कर देंगे, इसका वैसा ही प्रसार कर देंगे। यहाँ पे a के जगह में d है और b की जगह में क्या है, l है, ठीक। तो प्रसार क्या हो जाएगा, हाँ बताइए, d का स्क्वायर क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2dl, है ना, क्या हो जाएगा 2dl, ठीक। ये माइनस साइन, इसका प्रसार करिए, d माइनस एल का होल स्क्वायर,
ठीक है, इसमें हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2dl। ठीक, ये बड़ा कोष्टक लगा दिए और नीचे में d माइनस एल का होल स्क्वायर और d प्लस एल का होल स्क्वायर। इन जो होल स्क्वायर लिखा है ना, इस घात को एक बार निकाल दें और इनको लिख दें। ठीक, कैसे लिख दें, d माइनस एल ये हो गया और ये कोष्टक बंद d प्लस एल ये हो गया। ठीक है, और इनका जो है क्या हो जाएगा, घात 2, एक बार जो है घात को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया वहां पे। ठीक, तो ये जो है इस तरीके से हो गया। अब क्या होगा, अब जो है इसको और थोड़ा हल कर देते हैं। तो हमने देखा म्यू 0/4 इंटू एम है ना, और डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2dl और माइनस ये कोष्टक के अंदर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl अपॉन डी माइनस एल और इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा हम क्या करें, हल करें, तो म्यू 0 अपान क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू एम। ठीक है, और ये हो गया डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2dl है ना, माइनस साइन को ले जाइए अंदर, माइनस साइन को जब अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, सबके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस डी का स्क्वायर है ना, और ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस इंटू हो जाता है, साइन जो है इंटू हो जाता है, एल का स्क्वायर, और ये माइनस का है तो वो क्या हो जाएगा प्लस 2dl। ठीक है, और बटा क्या हो जाएगा d माइनस एल और d प्लस एल। ये एक फॉर्मूला होता है ना, इसमें अभी हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। ठीक, चूंकि आपको ज्ञात है कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं d माइनस एल डी प्लस एल क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो ये म्यू 0/4 पाई इंटू एम, ऊपर को हम सॉल्व करें। ठीक, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2dl माइनस डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि d माइनस एल डी प्लस एल ये है इस रूप में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, d का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक, और इसके पूरे की घात कितना है, यहाँ पे है घात 2। ठीक, ये हो गया। अब आपको मालूम है प्लस डी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, उसी तरीके से यहाँ और क्या कैंसिल होगा, हाँ वेरी गुड, एल का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा म्यू 0/4 पाई इंटू एम है ना, ये 2dl प्लस में है और प्लस 2dl कितना हो जाएगा मिलके 4dl। ठीक, और नीचे में जो है मिलेगा हमको d का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो राशि हमको मिल रहा है इसको कुछ परिवर्तित करें, क्योंकि हमको कुछ चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात है ना, चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात है, तो हम उसको कुछ रूप में रूपांतरित कर दें तो क्या हो जाएगा, वो हमको उसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो b है वो क्या मिल जाएगा, b जो है वो मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू 4 को हम कैसे लिखें, 4 को हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं है ना, तो 2
इंटू क्या लिख दिया जाए, 4D को हम 4DL को लिख देते हैं 2 इंटू 2L इंटू D, ठीक है, 2 इंटू 2L इंटू D, ठीक है। मिलकर दोनों क्या हो जाएंगे, तीनों 2 दूनी 4 L D, वही चीज है, ठीक, बटा D का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर NP की दिशा में, ठीक। यहाँ पे आपको मालूम है कि m इंटू 2L क्या होता है, चूंकि m इंटू 2L इक्वल टू होता है कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, m इंटू 2L की जगह हम क्या रख सकते हैं, कैपिटल M रख सकते हैं, ठीक। म्यू 0/4 पाई इंटू ये दोनों वैल्यू के जगह में हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M, और क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2D अपॉन D का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार जो मान प्राप्त हुआ B का, है ना, इसे ही क्या कहेंगे हम, चुंबकीय परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। अब इसी में हम देख सकते हैं जो चित्र हम लिए थे, इसमें ये बिंदु को हमने क्या लिया था, यहाँ से इस बिंदु को D लिया था, ठीक है, इस बिंदु को D, और ये क्या था, दूरी L। ये जो दूरी L है वो D की अपेक्षा कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, चुंबक छोटा होगा तो ये जो मान होगा और भी छोटा हो जाएगा, तो ये L जो है वो D से बहुत छोटा है, यानी इसको देख सकते हैं कि D बहुत बड़ा है L से। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो तो हम L को क्या कर सकते हैं, नगण्य ले सकते हैं, L को क्या ले सकते हैं, नगण्य ले सकते हैं। तो L क्या हो जाएगा, नगण्य, मतलब शून्य की ओर जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करें तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई इंटू कैपिटल M, है ना, और ये 2D अपॉन D का स्क्वायर माइनस ये शून्य की ओर चला गया, L जो है शून्य हो जाएगा, शून्य का स्क्वायर NP की दिशा में, ठीक। इसको और हल करें, म्यू 0/4 पाई इंटू M, और ये क्या हो जाएगा, 2D अपॉन D का स्क्वायर की घात 2, मतलब D की घात कितना, 4, है ना, D की घात कितना हो जाएगा, 4, किसकी दिशा में, NP की दिशा में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे D की घात 1 है, D की घात 4 है, ये D की घात 1 को काट देगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, D की घात 3, है ना, D की घात कितना बच जाएगा, 3। तो इसको अपन लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू 0/4 पाई इंटू 2D अपॉन D की घात 4, जो कि NP की दिशा में है ना, यहाँ से एक D को काट देंगे तो म्यू 0/4 पाई इंटू 2, अच्छा, और साथ ही साथ क्या है, कैपिटल M इंटू कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ से D जो है कट गया, ऊपर D क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और D की घात कितना बचेगा, 3, और साथ में ये M, ठीक, किसकी दिशा में, NP की दिशा में। तो इस प्रकार जो परिणामी तीव्रता हो जाएगा वो हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू 2M अपॉन D क्यू, ठीक है। तो ये परिणामी तीव्रता का मान किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता का मान क्या होता है, म्यू 0/4 पाई इंटू 2M। इसको ध्यान रखना है, याद रखना है, ये क्या होता है, 2M, है ना, अपॉन DQ, ठीक। तो ये अक्षीय स्थिति के लिए हो गया, है ना। इसी तरीके से हम किसके लिए देखेंगे, निरक्षीय स्थिति के लिए देखेंगे।
निरक्षीय स्थिति, है ना। दूसरा कौन सी स्थिति है? निरक्षीय, है ना, निरक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? निरक्षीय स्थिति जहां पर जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु चुंबक के लंबवर्धक पर स्थित हो, है ना। तो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? यहाँ पे हम ले लेते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए स्थिति जो कंडीशन है, पहले देखते हैं निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो ये चुंबक है ना, इसके दो ध्रुव N और S, ठीक है। इसकी प्रभावी लंबाई आपको मालूम है 2L, है ना, और इसके बीच के बिंदु क्या है? O, ठीक। तो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? वह जब जो बिंदु, जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु इस केंद्र के लंबवर्धक लंब के पर स्थित हो, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? इस चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति। यानी निरक्षीय स्थिति क्या हुआ कि वह बिंदु जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु इस चुंबक के लंबवर्धक पर स्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो ये बिंदु मान लेते हैं क्या है? P, जो कि O से D दूरी पर स्थित है और इसकी प्रभावी लंबाई आपको मालूम है 2L। इसको आधा आधा भागों में बांट दे तो क्या हो जाएगा? L और L, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। तो इस बिंदु पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। इस एकांक उत्तरी ध्रुव पर ये N ध्रुव क्या लगाएगा? तीव्रता लगाएगा, और ये S ध्रुव भी क्या लगाएगा? तीव्रता लगाएगा। परिणाम स्वरूप इस पर जो परिणामी तीव्रता होगा उसका हमको गणना करना है, ठीक है। तो चुंबक, इसमें हम लिख लेंगे कि चुंबक हमने लिया है NS, ठीक। प्रभावी लंबाई हो जाएगा 2L, है ना। केंद्र O से P की दूरी क्या है? D है, और इनकी ध्रुव प्रबलता क्या है? M। दोनों की ध्रुव प्रबलता क्या है? ध्रुव प्रबलता M है, ठीक है। तो बिंदु P पर हमको चुंबकीय तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो सबसे पहले N ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहली बात N ध्रुव के कारण, है ना। N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम किससे दिखाएं? B1 से, है ना। B1 इज इक्वल टू फॉर्मूला, हाँ, क्या होता है? μ0/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा? इंटू ध्रुव प्रबलता M, है ना, और इंटू एकांक उत्तरी ध्रुव है, इसकी ध्रुव प्रबलता M, इंटू इसका हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा? इसके बीच की दूरी, ये दूरी, ठीक, इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगा? NP। तो दूरी की घात कितना होता है? 2, है ना। तो NP की घात क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। दिशा क्या हो जाएगा? चूंकि ये भी उत्तरी ध्रुव, ये भी उत्तरी ध्रुव, तो NP की दिशा में प्रतिकर्षण, है ना। तो NP की दिशा में, NP की दिशा में, तो यहाँ पर जो तीव्रता होगा, ठीक है, तीव्रता V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई इंटू M अपॉन NP का स्क्वायर, NP की दिशा में। इसी प्रकार S ध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या लगेगा? तीव्रता लगेगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ एकांक उत्तरी ध्रुव है और ये S है, तो ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर
आकर्षित करेगा। ठीक है, तो B1 की दिशा हमने देखा ऊपर की ओर जा रहा है और B2 कहाँ आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू ध्रुव प्रबलता इसका m है और इसका 1, तो m इंटू 1 यानी m और बटा इनके बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, SP का स्क्वायर, SP का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी दिशा कहाँ की ओर कहाँ होगी, P से S की ओर, कहाँ होगी, P से S की ओर, तो P S की दिशा में। ठीक है, μ0, तो ये जो है अपना B1 और B2 का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। किसका किसका मान ज्ञात कर लिए, B1 और B2 का मान लिख लिए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो B1 है इसकी दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर है, और B2 की दिशा कहाँ है, नीचे की ओर है। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता कहाँ लगनी चाहिए, हाँ इनके बीच में लगनी चाहिए, है ना। तो परिणामी तीव्रता जो है यहाँ बीच में लगेगा। परिणामी तीव्रता कहाँ पे लगेगा, इस बीच में लगेगा। ठीक, तो परिणामी तीव्रता जो होगा वो इसके बीच में लगेगा, इस दिशा में। ठीक है ना। अब चूंकि ये जो आप देख रहे हैं PSN, इनके बीच जो कोण बनता है वो कितने अंश का कोण बनता है, थीटा अंश का। ठीक है, थीटा अंश का कोण बन रहा है, इनके मध्य भी क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इसलिए गणितीय नियम के अनुसार ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। यानी कुल मिला के B1 और B2 के बीच में कितने कोण बने, थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा। ठीक है, और इसकी जो दिशा है इस प्रकार से होगा, जो कि इसे देखें तो ये समांतर चतुर्भुज बनाता है। ये दिशा क्या बनाता है, समांतर चतुर्भुज बनाता है, और इनके बीच का कोण क्या है, थीटा और थीटा यानी 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कि समांतर चतुर्भुज में है, B कहाँ पे है, समांतर चतुर्भुज में, इसलिए परिणामी जो तीव्रता B है, परिणामी तीव्रता B बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता B जो है ये किसमें है, B समांतर चतुर्भुज में है। तो समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार परिणामी तीव्रता का मान यदि हम निकालना चाहें तो इसका सूत्र होता है, वो क्या होता है, B इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 इंटू कॉस, उनके बीच में बनने वाला कोण 2 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिणामी तीव्रता निकल जाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो PS है और PN है वो कैसा दिखाई दे रहा है, परिणाम में बराबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, बराबर दिखाई दे रहा है। इसलिए B1 और B2 कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। चूंकि यहाँ पे SP बराबर है PN के, इसलिए क्या होगा, इसलिए B1 जो है B2 के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस मान को हम यहाँ पे रख दें, जो समांतर चतुर्भुज का हमने मान निकाला है। ठीक, तो मान जो है हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, B इज इक्वल टू रूट ऑफ B1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, B2 का जो स्क्वायर है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, B1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि आपका SP इक्वल टू PN है तो B1 इक्वल टू क्या हो गया, B2 हो गया। इसलिए जहां जहां B2 है वहां पे क्या लिख सकते हैं, B1, है ना। तो B1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2B1 और कॉस, इनके मध्य जो है 2 थीटा।
ठीक, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, b का मान क्या निकल जाएगा, रूट ऑफ b1 का स्क्वायर 2b1 स्क्वायर प्लस 2b1 2b1 का स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है, बराबर रूट ऑफ, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b1 का स्क्वायर है ना, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक, 2b1 का स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2b1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से कॉमन हो गया, ये यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos 2 थीटा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, इस चीज को आप b1 के मान को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, है ना, कि ये होता है क्योंकि इसकी औसकता अभी पड़ेगी, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, बॉक्स में रख देते हैं, क्योंकि इसकी हमको क्या है, अभी आवश्यकता है b की मान की, b1 की मान की, ठीक। इसके आगे जो है ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू रूट ऑफ 2b1 का स्क्वायर, है ना, 1 प्लस जो कॉस लिखा है cos 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2b1 का स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका गणितीय जो मान होता है ना, वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इसका जो मान होता है, ठीक, चूंकि आपका cos 2 थीटा का मान क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान वहाँ पे पुट करने पर, ठीक है, इस जगह में cos 2 थीटा के मान की जगह हम क्या रखें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से 1 से कट जाएगा, ठीक, बचेगा क्या, बचेगा 2b1 का स्क्वायर, है ना, और ये बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 b1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जब इसके आधा घात लेते हैं यानी कि रूट लेते हैं तो यहाँ से 2 की जोड़ी बनाकर बाहर निकल गया, b1 का स्क्वायर, ये आधा घात, वर्गमूल मतलब आधा घात, उसके आधा घात को क्या कर देता है, ऐसे b1 की घात 2 और उसका घात आधा, इसको काट देता है, तो ये जो है बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b1 और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर की घात 2 थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो इस तरीके से ये b का मान निकल गया। अब हम कल इसमें b1 का इस मान को पुट करेंगे, है ना, और cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, और वहां से फिर इस वैल्यू को रखकर b का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से निरक्षीय स्थिति के लिए हम परिणामी तीव्रता कल इसके जो b1 और cos थीटा है उसका मान निकालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।